अभी तक हैरी पॉटर की कहानी में हमने सुना कि हैरी पॉटर ने किस तरह से पारस पत्थर को बचा दिया था। आज शुरू करते हैं हैरी पॉटर का एक नया एडवेंचर। जी हाँ, ये है हैरी पॉटर सीरीज की दूसरी किताब, यानी कि हैरी पॉटर और चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हैरी ने किस तरह से पारस पत्थर को बचाया और उसके बाद उन लोगों का हाउस ग्रिफिंडोर या कि गरुड़ द्वार जीत गया और सभी बच्चे गर्मी की छुट्टियों के लिए अपने अपने घर चले गए। हैरी भी अपने घर गया। उसका घर तो था नहीं, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और हैरी ने उन्हें कभी देखा नहीं था। वो अपनी मौसी के साथ रहता था और मौसी का बेटा डडली उसे बहुत परेशान करता था। तब हैरी ने अपने दोस्तों से कहा कि मैं वहाँ जाकर जादू तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे जादू करने की मनाही है स्कूल से बाहर। लेकिन उन लोगों को तो ये बात नहीं पता है और मैं उन लोगों को धमकी तो दे ही सकता हूँ। और इस तरह से अब हम चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स में जानेंगे कि हैरी ने किस तरह से डडली की जो शरारतें थीं उनसे खुद का बचाव किया और अब की बार उसने कौन कौन से नए एडवेंचर किए अपने प्यारे दोस्तों रॉन, हरमाइनी और नेविल लॉन्गबॉटम के साथ मिलकर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। अध्याय 1, सबसे बुरा जन्मदिन। यह कोई पहली बार नहीं हुआ था जब प्राइवेट ड्राइव के मकान नंबर 4 में नाश्ते के समय बहस हुई हो। वर्नन डसली की नींद सुबह जल्दी खुल गई थी। वे अपने भांजे हैरी की मादा उल्लू के चीखने की वजह से जाग गए थे। वे नाश्ते की टेबल पर गरज रहे थे। इस हफ्ते में ये तीसरी बार हुआ है। अगर तुम इस उल्लू को काबू में नहीं रख सकते तो मैं उसे यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। हैरी ने एक बार फिर से सफाई देने की कोशिश की। उसने कहा वो बोर हो गई है, उसे खुले आसमान में उड़ने की आदत है। अगर मैं उसे सिर्फ रात को खुला छोड़ दूं तो शायद। वर्नन अंकल गुर्राए, क्या मैं तुम्हें मूर्ख दिखता हूँ? ये बोलते समय तले अंडे का एक टुकड़ा उनकी घनी मूंछों पर लटक रहा था। मैं जानता हूँ उस उल्लू को बाहर निकलने के बाद क्या होगा। उन्होंने और उनकी पत्नी पेटूनिया ने एक दूसरे की तरफ रहस्यमय अंदाज में देखा। हैरी ने जवाब देने की कोशिश की, परंतु उसके शब्द डर्सली के बेटे डडली की लंबी और तेज डकार के नीचे दब गए। मुझे और नाश्ता चाहिए। पेटूनिया आंटी ने अपने भारी भरकम पुत्र को लाड़ भरी नजरों से देखते हुए कहा, कढ़ाई में और नाश्ता रखा है मेरे लाडले। इतने समय बाद तो हमें तुम्हें जी भरकर खिलाने का मौका मिला है। मुझे नहीं लगता कि स्कूल में तुम्हें अच्छा खाना मिलता होगा। पेटूनिया, फालतू की बात मत करो। जब मैं स्मेल्टंग्स में था तो कभी भूखा नहीं रहा। वर्नन अंकल ने जोश से कहा, डडली को वहाँ खाने की कमी नहीं रहती होगी, है ना बेटा? डडली इतना मोटा था कि वो किचन की कुर्सी के दोनों तरफ लटका सा बैठा था। वो ये सुनकर मूर्खों की तरह मुस्कुराया और हैरी की तरफ मुड़ा। मुझे कढ़ाई उठा कर दो, हैरी ने चिढ़कर कहा। तुम जादुई शब्द बोलना तो भूल ही गए। इस सामान्य से वाक्य का पूरे परिवार पर अविश्वसनीय असर हुआ। डडली की सांस रुक गई और वो हाँफते हुए कुर्सी से इतनी तेजी से गिरा कि पूरा किचन हिल गया। मिसेस डर्सली ने चीख कर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मिस्टर डर्सली उछलकर खड़े हो गए और उनकी कनपटी की नसें फड़कने लगी। हैरी ने तत्काल कहा, मेरा मतलब ये था कि उसने प्लीज नहीं कहा। मेरा मतलब और कुछ नहीं था। उसके अंकल गुस्से में टेबल पर थूक उड़ाते हुए गरजे, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे घर में जादू का नाम भी मत लेना। परंतु मैं तो। वर्नन अंकल टेबल पर मुक्का मारते हुए दहाड़े, डडली को डराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो सिर्फ
मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इस छत के नीचे तुम्हारी असामान्य हरकतों का जिक्र हो। हैरी ने अपने बैगनी चेहरे वाले अंकल से नजरें हटाई और पीले चेहरे वाली आंटी की तरफ देखा, जो डडली को उसके पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। हैरी बोला, ठीक है। वर्नन अंकल वापस बैठ गए। बहरहाल वे अब भी किसी भड़के हुए गैंडे की तरफ हाँफ रहे थे और अपनी छोटी तेज आंखों के कोनों से हैरी पर करीबी निगाह रखे हुए थे। जब से हैरी गर्मी की छुट्टियों में घर लौटा था, वर्नन अंकल उससे इस तरह बर्ताव कर रहे थे मानो वो कोई बम हो जो किसी भी समय फट सकता है। इसका कारण ये था कि हैरी सामान्य बच्चा नहीं था। सच तो ये था कि वो उतना ही असामान्य था जितना हुआ जा सकता था। हैरी पॉटर एक जादूगर था जो हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र के विद्यालय में 1 साल तक पढ़ने के बाद घर लौटा था। और अगर डर्सली दंपति छुट्टियों में उसके घर आने की वजह से दुखी थे, तो हैरी उनसे ज़्यादा दुखी था। उसे हॉगवर्ट्स की इतनी याद आती थी जैसे उसके पेट में लगातार दर्द हो रहा हो। उसे महल के रहस्यमयी गलियारों और भूतों की याद आती थी, अपनी जादू की पढ़ाई, शायद जादुई काढ़े के टीचर स्नेप को छोड़कर, उल्लुओं द्वारा लाई जाने वाली डाक, बड़े हॉल में दावतें खाना, टावर के कमरे में मसहरीदार पलंग पर सोना, चाबियों और मैदान के रखवाले हैग्रिड के अंधेरे जंगल के पास बने घर तक जाना याद आता था। उसे सबसे ज़्यादा याद क्विडिच की आती थी, जो जादूगरों की दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल था। 6 ऊंचे गोल पोस्ट, 4 उड़ती गेंदें और जादुई झाड़ुओं पर उड़ते 14 खिलाड़ी। जैसे ही हैरी घर आया था, वैसे ही वर्नन अंकल ने उसकी मंत्र की सारी किताबें, जादुई छड़ी, दुशाले, कढ़ाई और बेहतरीन निम्बस 2000 झाड़ू को सीढ़ी के नीचे वाली अलमारी में ताले में बंद कर दिया था। पूरी गर्मियों में क्विडिच की प्रैक्टिस ना करने के कारण अगर हैरी को उसके हाउस की क्विडिच टीम से निकाल दिया जाए, तो डर्सली दंपति को इस बात की क्या परवाह थी। अगर हैरी बिना होमवर्क के स्कूल जाएगा, तो डर्सली दंपति को इससे क्या फर्क पड़ता था। डर्सली दंपति ऐसे लोग थे जिन्हें जादूगर मगलू कहते थे, ऐसे लोग जिनकी नसों में जादुई खून की एक भी बूंद नहीं थी। उनके हिसाब से परिवार में किसी का जादूगर होना सबसे शर्मनाक बात थी। वर्नन अंकल ने हैरी की उल्लू हेडविग को उसके पिंजरे में बंद करके ताला लगा दिया था, ताकि वो जादूगरों की दुनिया में किसी के पास संदेश न ले जा सके। हैरी का हुलिया बाकी परिवार से बिल्कुल अलग था। वर्नन अंकल भारी भरकम थे, उनकी गर्दन ना के बराबर थी और उनकी मूछें बड़ी तथा काली थीं। पेटूनिया आंटी का चेहरा पतला और घोड़े की तरह था। डेडली सुनहरे बालों वाला, गुलाबी और सुअर की तरह मोटा था। दूसरी तरफ हैरी छोटा और दुबला था। उसकी आंखें चमकदार हरी थीं और उसके गहरे काले बाल हमेशा बिखरे रहते थे। वो गोल चश्मा पहनता था और उसके माथे पर एक पतला बिजली गिरने जैसा आकार वाला निशान था। इस निशान ने ही हैरी को खास तौर पर असामान्य बना दिया था, बाकी जादूगरों से भी ज़्यादा असामान्य। ये निशान हैरी के उस बहुत रहस्यमय अतीत की इकलौती निशानी था जिस वजह से उसे 11 साल पहले डर्सली दंपति की चौखट पर छोड़ा गया था। 1 साल की उम्र में हैरी न जाने कैसे दुनिया के सबसे बड़े शैतानी जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के श्राप से बच गया था, जिसका नाम लेने में ज़्यादातर जादूगर और जादूगरनियां आज भी डरते थे। वोल्डेमॉर्ट के हमले में हैरी के माता पिता मारे गए, परंतु वो बिजली गिरने जैसे निशान के साथ बच गया और किसी भी तरह कोई नहीं जानता कि क्यों। जिस पल वोल्डेमॉर्ट हैरी को नहीं मार पाया, उसी पल उसकी तमाम शक्तियां चली गईं। इसीलिए हैरी को उसकी मृत माँ की बहन और उनके पति ने पाला।
उसे डर्सली परिवार में रहते रहते 10 साल हो चुके थे, परंतु वो ये कभी नहीं समझ पाया कि उसके आसपास अजीब घटनाएं क्यों होती रहती थी। उसे डर्सली परिवार की इस कहानी पर विश्वास था कि जिस कार दुर्घटना में उसके माता पिता मरे थे, उसी में उसके माथे पर ये निशान बना था। परंतु ठीक 1 साल पहले हॉगवर्ट्स से हैरी के नाम एक खत आया और सारी सच्चाई सामने आ गई। हैरी जादूगरों के स्कूल में पढ़ने चला गया, जहां वो और उसका निशान दोनों ही बहुत मशहूर थे। परंतु अब स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, इसलिए वो मजबूरन छुट्टियों में डर्सली परिवार के साथ रहने के लिए वापस आया था। यहाँ उसके साथ ऐसे कुत्ते की तरह बर्ताव किया जाता था जो किसी गंदी जगह में लोट लगाकर आया हो। डर्सली परिवार को तो इतना भी याद नहीं था कि आज हैरी का 12वां जन्मदिन है। जाहिर है उसे उनसे ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं थी। केक की बात तो रहने ही दें, उन्होंने उसे कभी ढंग का तोहफा भी नहीं दिया था, परंतु उसके जन्मदिन को बिल्कुल अनदेखा कर देना। उसी पल वर्नन अंकल ने अपना गला साफ करते हुए महत्वपूर्ण अंदाज में कहा, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हैरी ने ऊपर की तरफ देखा। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वर्नन अंकल ने कहा, आज के दिन मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा करूंगा। हैरी दोबारा अपना टोस्ट खाने लगा। उसने कड़वाहट से सोचा, वर्नन अंकल अपनी मूर्खतापूर्ण डिनर पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से वे सिर्फ इसी बारे में बात कर रहे थे। एक अमीर भवन निर्माता और उसकी पत्नी डिनर पर आ रहे थे और वर्नन अंकल की उम्मीद थी कि वो भवन निर्माता उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर देगा। वर्नन अंकल की कंपनी ड्रिल बनाती थी। वर्नन अंकल बोले, चलो हम लोग एक बार फिर कार्यक्रम दोहरा लें। हम 8:15 बजे अपनी अपनी जगह पर होंगे। पेटूनिया, तुम रहोगी यहाँ बैठक में। पेटूनिया आंटी तत्काल बोली, अपने घर में उनके स्वागत के लिए तैयार। बहुत बढ़िया। और डडली बेटा, तुम दरवाजा खोलने के इंतजार में। डडली ने चेहरे पर एक बनावटी और भद्दी सी मुस्कान लाते हुए कहा, मैसन अंकल आंटी, लाइए मैं आपके कोट संभाल कर रख दूं। पेटूनिया आंटी गदगद होकर बोली, वे सोचेंगे कितना प्यारा बच्चा है। शाबाश डडली, वर्नन अंकल ने कहा। फिर वे हैरी की तरफ मुड़े, और तुम? हैरी ने भावहीन स्वर में जवाब दिया, अपने बेडरूम में, बिल्कुल चुपचाप, जैसे इस घर में हूँ ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही करना, वर्नन अंकल ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। पेटूनिया, मैं उन लोगों को बैठक में लेकर आऊँगा, तुम्हारा परिचय कराऊँगा और उनके लिए ड्रिंक्स बनाऊँगा। 8:15 बजे। मैं कहूँगी डिनर तैयार है, पेटूनिया आंटी बोली। और डडली बेटा, तुम बोलोगे? मैसन आंटी आइए, मैं आपको डाइनिंग रूम में ले चलूं। डडली ने अपनी मोटी बांह एक अदृश्य महिला की तरफ बढ़ाते हुए कहा। पेटूनिया आंटी नाक से सांस खींचते हुए बोली, मेरा आदर्श सभ्य बच्चा। और तुम? वर्नन अंकल ने खा जाने वाले अंदाज में हैरी से पूछा। अपने बेडरूम में, बिल्कुल चुपचाप, जैसे इस घर में हूँ ही नहीं, हैरी ने नीरस अंदाज में कहा। बिल्कुल ऐसा ही करना। अब हमारा लक्ष्य है डिनर के दौरान उनकी तारीफ में कुछ वाक्य बोलना। पेटूनिया, तुम इस मौके पर क्या कहोगी? मिस्टर मैसन, वर्नन ने मुझे बताया है कि आप गोल्फ के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मिसेस मैसन, आपने ये ड्रेस कहाँ से खरीदी? बहुत बढ़िया। और डडली बेटा, तुम क्या कहोगे? ये कैसा रहेगा? हमें स्कूल में अपने आदर्श व्यक्ति पर निबंध लिखना था और मैसन अंकल, मैंने आपके बारे में लिखा था। पेटूनिया आंटी और हैरी दोनों के लिए इसे पचाना मुश्किल था। पेटूनिया आंटी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। दूसरी तरफ हैरी ने अपना मुंह टेबल के नीचे छुपा लिया ताकि कोई उसे हंसते हुए न देख ले। और तुम लड़के? हैरी ने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए उसे भावहीन बनाने की पूरी कोशिश की। उसने कहा, अपने बेडरूम में,
बिल्कुल चुपचाप, जैसे इस घर में हूं ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही करना, वर्नन अंकल ने जोर देते हुए कहा। मैसन दंपति तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते और हम चाहते भी नहीं हैं कि उन्हें तुम्हारे बारे में पता चले। पेटूनिया, डिनर खत्म होने के बाद तुम मिसेस मैसन को कॉफ़ी पिलाने के लिए बैठक में ले जाना और मैं चर्चा को ड्रिल की तरफ मोड़ दूंगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो 10 बजे की न्यूज़ से पहले मैं समझौते पर दस्तखत करवाकर उसे लिफाफे में बंद करवा लूँगा। कल इस समय हम माजोर्का में हॉलिडे होम खरीद रहे होंगे। हैरी ये सुनकर बहुत रोमांचित नहीं हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि डर्सली दंपति वहाँ भी उसके साथ प्राइवेट ड्राइव से ज़्यादा अच्छा व्यवहार करेंगे। तो फिर ठीक है, अब मैं शहर से डडली और अपने लिए डिनर जैकेट लेकर आता हूँ। और फिर उन्होंने गुर्रा कर हैरी से कहा, और तुम जब तुम्हारी आंटी सफाई करें तो उनके रास्ते में मत आना। हैरी पिछले दरवाजे से बाहर चला गया। दिन खुशनुमा और सूरज की रोशनी से भरा था। वो लॉन के पार गया, बगीचे की बेंच पर बैठा और धीमी आवाज में गाने लगा, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। ना कोई कार्ड, ना कोई तोहफा, और वो आज की शाम इस तरह गुजारेगा जैसे वो इस दुनिया में हो ही नहीं। वो दुखी मन से झाड़ियों को एकटक देखने लगा। उसे कभी इतना ज़्यादा अकेलापन महसूस नहीं हुआ था। हॉगवर्ट्स की किसी भी चीज़ से ज़्यादा, क्विडिच खेलने से भी ज़्यादा हैरी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों रॉन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर की याद आ रही थी। बहरहाल ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों को उसकी बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। पूरी गर्मियों में दोनों में से किसी ने भी उसे एक चिट्ठी तक नहीं लिखी थी, जबकि रॉन ने हैरी से कहा था कि वो उसे अपने घर रहने के लिए बुलाएगा। अनगिनत बार हैरी जादू से हेडविग के पिंजरे का ताला खोलने की कगार पर था और उसके द्वारा रॉन और हरमाइनी को चिट्ठी भेजना चाहता था, परंतु ये इतना महत्वपूर्ण काम नहीं था कि इसके लिए इतना बड़ा जोखिम लिया जाए। नाबालिग जादूगरों को स्कूल के बाहर जादू करने की इजाज़त नहीं थी। हैरी ने ये बात डर्सली दंपति को नहीं बताई थी। वो जानता था कि वे जादुई छड़ी और जादुई झाड़ू के साथ उसे भी सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी में सिर्फ इसलिए बंद नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि हैरी उन सबको गोबरेले कीड़े में बदल देगा। डर्सली परिवार में लौटने के 2 सप्ताह बाद तक हैरी अनाप शनाप मंत्र बोलता था और उसे तब बहुत मज़ा आता था जब डडली अपनी जान छुड़ाकर थुल-थुल पैरों से कमरे के बाहर भागता था। परंतु रॉन और हरमाइनी की लंबी खामोशी के कारण हैरी अब खुद को जादुई दुनिया से इतना अलग-थलग महसूस कर रहा था कि उसे डडली को सताने में भी मज़ा नहीं आ रहा था। और अब तो रॉन और हरमाइनी उसका जन्मदिन भी भूल गए थे। हॉगवर्ट्स से अगर एक भी खत आ जाए तो बदले में वो इस समय कुछ भी दे सकता था, किसी भी जादूगरनी या जादूगर के खत के बदले में। यहाँ तक कि अपने जानी दुश्मन ड्रैको मैल्फॉय की शक्ल देखकर भी वो एक तरह से खुश ही होगा, क्योंकि उसे यकीन हो जाएगा कि ये सब महज एक सपना नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसने हॉगवर्ट्स में पिछले साल मौज मस्ती ही की हो। साल के आखिर में हैरी ने किसी और का नहीं बल्कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का सामना किया था। वोल्डेमॉर्ट अब पहले जितना शक्तिशाली तो नहीं था, परंतु वो अभी डरावना था, अभी चालाक था, अभी दोबारा शक्तिशाली बनने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। हैरी दूसरी बार वोल्डेमॉर्ट के चंगुल से बच निकला था, परंतु इस बार वो बिल्कुल बाल बाल बचा था। हालांकि ये घटना कई सप्ताह पुरानी हो चुकी थी, परंतु अब भी उसकी यादों की वजह से वो रात को जाग जाता था, ठंडे पसीने में नहा जाता था और सोचने लगता था कि वोल्डेमॉर्ट इस समय जाने कहाँ होगा। उसे वोल्डेमॉर्ट का लाल चेहरा और उसकी गुस्से से भरी बड़ी बड़ी आंखें याद आ जाती थी। हैरी अचानक बगीचे की बेंच पर तनकर बैठ गया।
वो झाड़ियों को यूं ही घूर रहा था, परंतु अचानक झाड़ियां पलटकर उसे घूरने लगी। पत्तियों के बीच से दो बड़ी बड़ी हरी आंखें उभर आई थी। जैसे ही हैरी उछलकर खड़ा हुआ, लॉन के दूसरी तरफ से एक चिढ़ाने वाली आवाज तैरती हुई आई। डडली बतख जैसी चाल चलते हुए उसकी तरफ आ रहा था और गा रहा था, मैं जानता हूँ आज कौन सा दिन है। बड़ी बड़ी आंखें झपकी और गायब हो गईं। क्या? हैरी ने पूछा। उसने अब भी अपनी आंखें झाड़ियों पर से नहीं हटाई। मैं जानता हूँ आज कौन सा दिन है, डडली ने उसके बिल्कुल पास आते हुए दोहराया। बहुत अच्छे, हैरी ने कहा। चलो अब तुम्हें सप्ताह के दिन तो याद हो गए, डडली ने ताना मारा। आज तुम्हारा जन्मदिन है, परंतु ये तो बताओ तुम्हें किसी ने भी कार्ड क्यों नहीं भेजा? क्या उस अजीब जगह पर तुम्हारा एक भी दोस्त नहीं है? हैरी ने ठंडेपन से जवाब दिया। बेहतर होगा कि तुम्हारी माँ ये न सुन ले कि तुम मेरे स्कूल के बारे में बात कर रहे हो। डडली ने अपना पैंट ऊपर सरकाया जो उसकी मोटी कमर से नीचे सरक रहा था। उसने संदेह भरे स्वर में पूछा, तुम झाड़ियों को घूर क्यों रहे थे? हैरी ने कहा, मैं ये सोच रहा था कि इनमें आग लगाने के लिए सबसे अच्छा मंत्र कौन सा होगा। डडली तत्काल पीछे की ओर लड़खड़ाया और उसके मोटे चेहरे पर दहशत के भाव उभर आए। तुम ऐसा नहीं कर सकते। डैडी ने तुम्हें जादू करने के लिए मना किया है। उन्होंने कहा है कि वे तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे और तुम कहीं दूसरी जगह जाकर रह भी नहीं सकते। तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं है जो तुम्हें अपने घर पर छो मंतर काली कंतर। हैरी ने खूंखार आवाज में मंत्र पढ़ा। तेरा वचन न जाए खाली, जल तू जलाल तू। मम्मी! डडली चीखते हुए जान छुड़ाकर गिरते पड़ते अपने घर की तरफ भागा। मम्मी देखिए वो क्या कर रहा है। हैरी ने एक पल के इस आनंद की बहुत भारी कीमत चुकाई। चूंकि डडली या झाड़ियों को कोई नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए पेचूनिया आंटी समझ गई कि उसने सचमुच जादू नहीं किया था। फिर भी उन्होंने साबुन लगा फ्राइंग पैन हैरी पर फेंक कर दे मारा और उसे झुककर अपना सिर बचाना पड़ा। इसके बाद पेटूनिया आंटी ने उसे बहुत से काम दे दिए और ये भी बता दिया कि जब तक वो काम पूरे नहीं कर लेगा तब तक उसे खाना नहीं मिलेगा। जब हैरी खिड़कियां साफ कर रहा था, कार धो रहा था, लॉन तराश रहा था, फूलों की क्यारियों को व्यवस्थित कर रहा था, गुलाब के पौधों की छटाई करके उनमें पानी दे रहा था तथा बगीचे की बेंच पर पेंट कर रहा था, तब डडली जीभ लपलपाते हुए आइसक्रीम चाट रहा था और टहलते हुए उसे देख रहा था। आसमान में सूरज तेजी से चमक रहा था और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को जला रहा था। हैरी जानता था कि उसे डडली के जाल में नहीं फंसना चाहिए था, परंतु डडली ने बिल्कुल वही बात कह दी थी जो हैरी खुद सोच रहा था। शायद हॉगवर्ट्स में उसका एक भी दोस्त नहीं है। फूलों की क्यारियों में खाद फैलाते समय उसने गुस्से से सोचा, काश वे इस समय मशहूर हैरी पॉटर को देख पाते। उसकी कमर दुख रही थी और चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। आखिर शाम को 7:30 बजे थके मांदे हैरी ने सुना कि पेटूनिया आंटी उसे आवाज़ लगा रही थी, यहाँ अंदर आओ और अखबार पर पैर रख कर आना। हैरी खुशी से चमकदार किचन में अंदर आ गया। फ्रिज पर रात की पुडिंग रखी थी, फेटी हुई क्रीम का एक बड़ा ढेर और मिठाई। ओवन में गोश्त भुन रहा था। जल्दी आओ, मैसन दंपति बस आते ही होंगे। पेटूनिया आंटी ने उसे फटकारते हुए किचन की टेबल पर रखी ब्रेड की 2 स्लाइस और चीज के एक टुकड़े की तरफ इशारा किया। वे अपनी नारंगी गुलाबी कॉकटेल ड्रेस पहन चुकी थी। हैरी ने हाथ धोकर बेस्वाद भोजन को जैसे तैसे गले से नीचे उतारा। जिस पल उसने आखिरी कौर उठाया, पेटूनिया आंटी ने झपट कर उसकी प्लेट हटा दी। अपने कमरे में जाओ, जल्दी। जब हैरी ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास से गुजरा तो उसे वर्नन अंकल और डडली की झलक दिखी जो डिनर जैकेट पहन चुके थे। वो बस अभी ऊपरी मंजिल की आखिरी सीढ़ी तक ही पहुंचा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। तत्काल वर्नन अंकल का तमतमाया हुआ चेहरा सीढ़ियों के नीचे दिखाई दिया। याद रखना लड़के, जरा सी भी आवाज़ की तो। हैरी दबे पाँव अपने कमरे तक पहुंचा, अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया और इसके बाद वो अपने बिस्तर पर लुढ़कने के लिए तैयार था। समस्या ये थी कि कोई उस पर पहले से ही बैठा हुआ था।
कहानी के अगले भाग में जानेंगे कि हैरी के बिस्तर पर कौन बैठा हुआ था और वो हैरी से क्या चाहता था और क्या अंकल वर्नन को उनका ड्रिल वाला कॉन्ट्रैक्ट मिल पाया। अगले भाग के लिए बने रहिए यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ।